बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। तो आज जनाब, कल जैसा सबके लिए एक बहुत खूबसूरत दिन था, जश्न आज़ादी का दिन, सब ने खुशियाँ मनाई और सिटी 42 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ तमाम दिन हमारा और आपका जो साथ था वो बरकरार रहा। और साथ ही साथ सिटी 42 के लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि 15 साल जो थे वो कामयाबी के सिटी 42 के मुकम्मल हुए कल, क्योंकि डबल खुशी थी। एक तो सिटी 42 की 15वीं सालगिरह और साथ ही साथ जश्न आज़ादी। तो हमारे शहर के जो नामवर चेहरे हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमानात थे, वो हमारे साथ सारा दिन मौजूद रहे। ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद रहे और उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगा होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा। बच्चों ने जो है वो खासा इंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात जो हमें अब याद रखनी है, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन तो हर जगह हम बड़े बड़े झंडे लगाते हैं, घरों में झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होकर खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं या हम उनको उठा के फेंक देते हैं। तो जो ये जो इज़्ज़त है ना परचम की, वो आपका फ़र्ज़ है, इस कौम में रहने वाले हर फ़र्द का फ़र्ज़ है जहाँ पे आप रह रहे हैं। और इस परचम की इज़्ज़त जब तक आप खुद नहीं करेंगे, अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो झंडियाँ ख़राब हों इससे पहले ही आपको ज़रूरी है कि उसको उतार के सेव कर लें। जो झंडे हैं उनको भी उतार के आप रख लें। साथ ही साथ इस दफ़ा ये हुआ कि मास्क जो थे वो भी झंडे वाले बने हुए थे, तो ऑब्वियसली मास्क यूज़ करके लोग फेंक देते हैं, तो इसको भी अवॉइड करें। और यकीनन आपने खुशी के साथ ये दिन गुजारा है, लेकिन इसकी इज़्ज़त करना, अदब करना परचम का, वो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर याद रखें। चलें जी, आज का शो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या है। तो हमारी जो पहली स्टोरी है वो है कि लिबर्टी गोल चक्कर पर 500 फुट तवील परचम लहराएगा। निगरान वज़ीर आला ने सबसे बड़े परचम का संगे बुनियाद रख दिया है। सिटी न्यूज़ के पेशावराना उमूर के 15 साल मुकम्मल, केक काटने की पुरवकार तकरीब हुई। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फिजाइया का कौम को सलाम। जरूरत पड़ने पर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। करप्शन केस में नैब लाहौर की बड़ी पेशरफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। तो ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज और इनको डिस्कस करेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज जो हमारी स्टोरीज है उनको डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा और राव दिलशाद हुसैन। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका जश्न आज़ादी कैसा गुजरा कल? मेरा तो बड़ा बिजी गुजरा। सुबह आपके साथ था, बिल्कुल। अगर आपको याद है। फिर उसके बाद वो 15 साल केक कटिंग थी, वो उनके धक्कों के साथ गुजरी, राहुल के और बाकी दोस्तों के। इसमें भी बात करें और उसके बाद फिर सीमल के साथ, जानी के साथ शो था और हमारी सालगिरह भी चूंकि थी, इस पे हम मजीद बात करेंगे। लेकिन जो अभी पहली स्टोरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिबर्टी गोल चक्कर पर 500 फुट तवील परचम लहराया जाएगा और निगरान वज़ीर आला ने सबसे बड़े परचम का संगे बुनियाद रख दिया। और हमें भाई सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस पर कहा जा रहा है कि हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहली जो तनकीद आती है वो यही आती है कि अब इस चीज़ के लिए पैसे आ गए। नहीं, ये पैसा हुकूमत का नहीं लगेगा। और हम जितना जानते हैं निगरान वज़ीर आला को, शायद बाकी शहर उतना नहीं जानता या सूबा नहीं जानता, वो गवर्नमेंट का पैसा एक पैसा नहीं लगने देंगे। अभी तक आपको पता है कि सीएम हाउस में जो चाय बनती है वो भी उनके अपने खर्चे से बनती है, सरकारी खर्चे से नहीं बनती। जो खाना है वो भी वो अपने खर्चे से करते हैं और बाकी लोगों को खिलाते हैं और गाड़ियाँ भी यूज़ नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर के साथ और वो पेट्रोल डीजल नहीं लेते। और प्राइवेट वो इस कायल ही नहीं है सरकारी सतह पे इस तरह के अखराजात करने के। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि लाहौर शहर के अंदर, और लाहौर शहर का दिल है लिबर्टी चौक, वहाँ पर मीनार पाकिस्तान 230 फुट है ऊंचा, 230 और 230 460, उससे भी 40 फुट यानी 500 फीट ऊंचा। ये शहर के बेशतर इलाकों से, मैं सारे इलाकों से तो शायद ना कह सकूँ, बहुत सारे इलाकों से, अगर आपका घर 2 मंजिला है, 2.5 मंजिला है, तो वो नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा झंडा लहराता हुआ। और
बॉर्डर पार से भी नजर आएगा और मेरा ख्याल चांद से भी नजर आएगा। जो इंडियन सैटेलाइट जाएगा और नीचे तस्वीर पहली भेजेगा ये वो तो इस प्लानिंग करनी पड़ेगी कि चांद इस से झंडे की कैसे भेजेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कौन एक इस जाएगा तरह का सैटेलाइट पे? इंडिया ने सैटेलाइट बना लिया अच्छा। भाई चांद पे जाने के लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा हम झंडा लगाते हैं उसमें। वो झंडे की तस्वीर भी जो है वो जारी करेंगे। मेरा ख्याल है ज़बरदस्त काम इसलिए है कि हमें अपने बच्चों को अपने परचम के हवाले से, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा था, उसकी तज़ीम तकरीम ये हमें सिखानी पड़ती है और सिखानी चाहिए। जब जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाई। हमें याद है कि हम जब वो झंडियाँ बनाते थे लई लगा के वो आटे की और मैदे की, हम तो खैर वो मैदा नीला तोता मिलाकर उसको ग्लू पकाते भी थे। मिलने लगी, बाद वो में वाली ग्लू आई थी, पहले ग्लू तो आटा बाद नहीं में होता आ था। रही हाँ। थी। ये आटे वाली लई से भी ज़्यादा, आटे वाली लई जो है ना एक सख्त हो जाती थी, दूसरा वो वजनी हो जाती थी। हाँ। तो हम क्या करते थे, हम मैदा और लेके वो पकाते थे और उसके अंदर फिर हम नीला तोता डालते थे। अच्छा हाँ, उसके नीला तोते के साथ उसके ना मज़ीद रिफाइन हो जाती है वो। अच्छा वो डालते थे, उसको पकाते थे, पका के फिर उसकी लई बनाते थे। लेकिन एहतराम ये था कि जब तक हम एक पूरा बड़ा ऐसा कागज़ या गत्ता जो है वो ज़मीन पर नहीं नीचे बिछाते नहीं रख थे, के बनाते थे, झंडी सही कह रहे ज़मीन हैं पे आप। नहीं लगने देते थे। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मैं और अपनी ये बात बड़ों नहीं की कर रहा सिखाई हुई हूँ, बातें थी ना। ये बहुत ये ज्यादा पूरे अंदरून शहर में यही था। हाँ। और कोई झंडी गिरने नहीं देता था। अगर गिर जाए तो वो बोलता था भाई तूने लगाई, तूने गिराई, ये गिर गई, अब ये तेरे पे ये प्लंटी पड़ गई। इस तरह की हम बातें करते थे। तो ये बड़ा जबरदस्त था और मेरा ख्याल है एहतराम इस एहतराम पे था झंडे दिल का में। एहतराम जो है ज़्यादा आज भी और हमें बच्चे तो करना चाहिए। ऐसे ही है ना, जैसे आप खुद होते हैं, जिस तरह किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं उनको देख के बस वो अडेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि अब बड़े ही ऐसे हैं आमिर भाई कि जैसे कि इस दफ़ा मास्क बहुत मैंने देखा ना आ गए जिसके ऊपर झंडे बने हुए थे और लोग लगा रहे हैं, फेंक रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। वो है तो प्रॉपर पाकिस्तान का फ्लैग ही चले ना। ये बच्चे जश्न मनाते हैं, वो मास्क शास्क लगाते हैं, हमें तो यही खुशी है कि वो अपने झंडे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन और उसका लेकिन अब एहतराम उसका हमारा फर्ज है उनको सिखाना। बिल्कुल उसको ये है कि उस पर झंडे की बजाय सिर्फ 2 रंग बना दिए जाए, यानी एक चांद तारा ना बने, ग्रीन और वाइट का बन जाए कॉम्बिनेशन, तो वो बेहतरीन है। वो आपके झंडे की लुक भी देगा, लेकिन फिर आपके लिए वो परचम का एहतराम भी नहीं रहेगा क्योंकि उसमें चांद सितारा कम होगा। बाकी राव साहब भी बैठे हुए हैं अच्छा, मैंने ये इस पे पहले तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज की हुई हैं। ये जो इसका तकद्दुस है, इसको अगर आज अगर हमारा कोई रिपोर्टर जाएगा तो ये अंदरून शहर या बल्कि कहीं पर भी, हाँ जी। तो आपको गलियों में ना वो झंडियाँ नजर आएंगी। खराब इस होकर पे खुद ही गिर मैंने जाती हैं काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस पे मैंने इस पे काम भी किया, स्टोरीज भी की हुई हैं, अपने हिस्से का काम ज़रूर किया है और कोशिश की है कि इसको तकद्दुस के हवाले से लोग भी ख्याल रखें। और गुजारिश यही है लोगों से भी कि तकद्दुस बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको पामाल करेंगे तो फिर आप क्या जश्न आज़ादी अच्छा, रूल सेट ऑफ रूल्स भी होता है ना राउदर शाह कि किस तरह से झंडा लगाया जाए, हम वो भी भूल गए हैं। वो बिल्कुल उल्टे झंडे वो तो लगाए है ही होते नहीं हैं ना। यानी एहतराम तो फिर ये है कि मगरिब के बाद झंडे को मगरिब से पहले उतारना है आपको। एग्जैक्टली, उतारना है, रात को भी और झंडा लहराना अगर है। एहतराम की आप बात करते हैं नहीं नहीं, वो परचम के लिए होता है। परचम के लिए? झंडे और परचम में एक फ़र्क है। हमारे यहाँ कौमी परचम का जो है वो पूरा एक साइज, एक उसकी डेफिनेशन है कि इतनी लेंथ होगी, इतनी विड्थ होगी, हलाल का इतना होगा, वो है हलाल का दाईं जानिब होना चाहिए। तो वो एक परचम है। उसको जब लहराया जाएगा, जैसे ये सरकारी इमारतों में लहराया जाता है, उसको वाकई मगरिब के वक्त उतार दिया उतरते हैं हर रोज पंजाब असम्बली और दीगर इमारतों में। देखिए ये झंडे घरों में लगा रहे हैं, इसके लिए वो नहीं है, ये झंडे हैं। ये उसका रेप्लिका भी नहीं होते, ये उसका बच्चे समझे कि बस अच्छा, उसकी एक नकल से अब वापस इसी स्टोरी पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? ये प्रीवियस ईयर जब 14 अगस्त आई तो उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये आइडिया बेसिकली उन्होंने फ्लोट किया था कि हम झंडे लगवाएं और 40 मकामात का उन्होंने तयन किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अगर कोई प्रेमिसेस, जिस इदारे की प्रेमिसेस है वो इदारा अगर लगा ले तो ठीक है, नहीं तो वो इदारा स्पॉन्सर करवा कर फ्लैग लगवाए। मुख्तलिफ मकामात पर टाउन हॉल में भी एक फ्लैग लगा, फिर ये जो सेंटर पॉइंट था यहाँ पे लगा। सेंटर पॉइंट में पंजाब बैंक और CBD दोनों से एक फ्लैग लगवाया गया और जो बैंक ऑफ पंजाब मुसलसल उसका स्पॉन्सर होगा, उसके लिए बाकायदा बड़ा ज़बरदस्त वो कवायद के मुताबिक और वो ऊंचा फ्लैग लगा। और ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया था इस्तांबुल से। अगर आप तुर्की जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मकामात पर आपको तुर्की का फ्लैग दूर से चुराहों में नजर आएगा। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था।
इसीलिए बाबू साहब में लगाया गया, इसीलिए इस्तांबुल जो टाउन हॉल है वहाँ पर लगाया गया, लिबर्टी से पहले मुख्तलिफ मकामात, ये 40 थे, लेकिन ये 40 कैप्टन साहब गए तो उसके बाद फिर जाहिर है इनको एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा। अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बल्कि एक वकील साहब ने तो इस पे केस भी दायर कर दिया कि इस पे 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वो एक्सचेकर का, पंजाब के एक्सचेकर का पैसा होगा जो खर्च किया जा रहा है, तो जज साहब इसको रोका जाए। तो आज क्या वो वकील साहब जज साहब को कहेंगे कि ये सरकार के पैसे से नहीं लग रहा, ये एक्सचेकर के पैसे से नहीं लग रहा, ये स्पॉन्सर्ड है और ये सबसे ऊंचा फ्लैग जो है वो लाहौर शहर में लगाया जाएगा। मुझे लगता है कि जो वाघा बॉर्डर पर लगाया गया है उससे भी ये ऊंचा है, 500 फीट है, वाघा बॉर्डर वाला 500 नहीं है, 250 फीट और ये तकरीबन इसकी 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने हैं, या बल्कि इससे भी ज़्यादा होने हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें नहीं लिखी हुई, तो कुछ वकला साहिबान जो कि जिनकी चूँकि खारिश जो है वो उनको होती रहती है, किसी ना किसी पटिशन में वो ज़रूर जाएं, तो वो अब खुदारा देख लें, अगर तो एक्सचेकर का पैसा लगे तो फिर तो आप अपना वो ज़रूर जो रवायत है अपनी वो बरकरार रखें, जो आपकी रविश है हर बात पे पटिशन दायर करना और अदालतों का वक्त ज़ाया करना। इनको जुर्माने भी होते हैं लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते। राव साहब लगना नहीं चाहिए, और मतलब आप टैक्स पेयर्स का पैसा जो है, टैक्स पेयर वो इन कामों के लिए नहीं होता है। कब लग रहा है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है ये क्या। और अब ये फुली स्पॉन्सर्ड है, इसकी चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी की है, और लिबर्टी चौक, आपको पता है कि लिबर्टी चौक को अगर आप देखें तो आपको दूर से जाहिर है वो एक बड़ी रोड है, मेन बुलेवार्ड, अब आप हर जगह से नज़र भी आता है। तो बुनियादी तौर पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कौमी परचम जो है वो आपको नज़र आए दूर से। और इसी तरह से हम जब इस्तांबुल गए तो वहाँ पर भी हैरान था कि हर जगह पे बाद में इसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। अब अगर अभी लगा दिया जाएगा उसके बाद क्या प्लानिंग होगी? ये अच्छा सवाल है आपका। बाबू साहबू में भी इसी तरह से एक फ्लैग लगा हुआ है, और वो अक्सर वहाँ पर चूंकि वो ओपन एरिया ज़्यादा है तो वो शायद ख्याल भी नहीं रहता, या जिससे लगवाया गया होगा वो भी ख्याल नहीं करते, तो वहाँ पे वो परचम अक्सर जो है वो फट भी जाता है, और उसका वो बहुत ज़्यादा उस पर भी थोड़ा ख्याल करने की जरूरत है। साथ ही साथ में ये भी ज़रूरी है कि परचम लग तो जाए लेकिन इनका ख्याल भी रखा जाए। वही बात कि इनके तकद्दुस का भी ख्याल रखा जाए। इनको शाम को उतार लिया जाए तो मेरे ख्याल में महफूज भी रहेंगे, ज्यादा दिन चलेंगे भी। ये बाबू साहब वाला क्योंकि लहराता रहा वो ज्यादा, वो हवा पानी बारिश धूप सब उस पर असरअंदाज होती रही, तो आखिरकार कपड़ा होता है वो उस पर उसका रंग भी जाएगा, वो फटेगा भी। तो इसको अगर शाम को उतार लिया जाए, दिन को दोबारा चढ़ा दिया जाए, मेरा ख्याल बचत कुछ। तो ये कौमी निशान जरूरी है हर जगह, बहुत एक अच्छा एग्जाम किया जा रहा है सारी दुनिया में वैसे। हाँ सारी दुनिया वैसे में तो सारी दुनिया में अपने परचम को हर जगह है, लेकिन उसका बाद में तकद्दुस का ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना हमारे लिए, पूरी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, जश्न आज़ादी जो था वो कल पूरे शहर में इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया गया, और हर जगह हम बात कर रहे हैं सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार कल हमें नज़र आई, और ये जो एक मोहब्बत थी वो नज़र आई, जो जोश व जज्बा आवाम के अंदर अभी है ना जिंदा, वो हमने देखा। और लेकिन एक चीज़ आमिर भाई जो मैंने नोटिस की कि इस दफ़ा थोड़ा सा आपको अगर चेंज नज़र आया हो, क्योंकि आवाम जो है ना बड़ी मायूस कह लें आप हो गई है ये महंगाई की वजह से, मसाइल की वजह से। तो प्रॉबली महंगाई की वजह से भी वो जिस तरह से तैयारी की जाती थी, लोग उस तरह से पार्टिसिपेट करना चाह भी रहे थे तो नहीं कर सके। तो आपको कोई डिफरेंस नजर आया है लास्ट ईयर से इस ईयर में? मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है जी। हाँ ना, खर्चा ज्यादा हुआ है, खर्चा ज्यादा हुआ। बाजा बहुत महंगा हो गया। एग्जैक्टली। और बड़े साइज का बाजा 350 का, और फिर हेयर कलर, और एक रेड, एक ग्रीन और एक वाइट, वो लेके देना पड़ा। नया सूट, नया डिजाइनर सूट, पेन्स होती हैं बच्चों की, नया डिजाइनर सूट, फिर उसके लिए गिफ्ट्स और बाकी चीजें जो है। तो आप जरा सोचें कि ये खर्च जो है ये सिर्फ आमिर रजा पे नहीं आया, ये राव पे भी आया होगा, ये बाकी लोगों हमारी टीम पर भी आया था। महंगाई एक जरूर असरअंदाज होती है, जो हम लोग हर चीज बहुत ज्यादा जो है पेट्रोल यूज करते थे इन दिनों के अंदर, और आपको नजर आता था वो अभी भी है। लेकिन एक बात है कि लोगों ने मनाया इसको खूब, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस दफ़ा ये भी था कि कई जगहों पर मैंने ये देखा कि मोहल्ले वालों ने बाकायदा बच्चों के टेबलोज वगैरह जो हैं वो अरेंज किए हुए थे हमारे यहाँ पे। ये 13 की रात को उन्होंने बाकायदा स्टेज बनाया हुआ था,
और वहाँ पर क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान खुद से उन्होंने शायद वहाँ के स्कूल्स के बच्चों ने खुद से बनाया या उनकी मिसेज ने करवाया, लेकिन ये ट्रेंड अच्छा है, मुझे पसंद भी आया। और एक सबसे अच्छी मुझे बात लगी है कि इस दफ़ा वो जैसे सब कोई हर कोई अपनी सियासत चमकाता था ना, हाँ वो भी नहीं चमकाई, वो भी नहीं, क्योंकि पाबंदी चमकानी भी नहीं चाहिए, कम रहा, अपने तौर पे लोग करते रहे, लेकिन वो लेकिन राशि इतना था कि मुझे खुल के नजर अभी नहीं मुझे आया। जहन बता रहे थे कि वो अगर 1.5 घंटा पसीने एग्जैक्टली राशि था बहुत और लोग ज्यादा, निकले लोग हैं सब बाहर निकले इस हुए थे। महंगाई के बावजूद, इस पेट्रोल के कमियाबी के बावजूद लोग निकले हैं और लोगों ने अपना आज़ादी का जश्न प्राइवेट मनाया। रैलीज निकाली अभी भी अगर ड्रोन उड़ाए तो आपको बेशुमार क्या ज़्यादातर घरों पर झंडे लहराते हुए मिलेंगे, ये खुशाइन ये खुशाइन बात है, लेकिन बात वही है राधू शायद आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंस, क्योंकि महंगाई ने तो अपने तौर पे असरअंदाज होती है, obviously है मसले मसाइल होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो उस तरह से सेलिब्रेट जो है वो खुशी से नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे गरीब तबका है जिसके घर में रोटी नहीं है, वो फिर उसके एहसास इससे असरअंदाज जरूर होते हैं। लेकिन जो हमने डिफरेंस ये देखा कि जो लोग जिनकी अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं ना कि स्पेशल एहतमाम होता है, कपड़े लाजमी बनाए जाते हैं, खानों का भी इस्तेमाल हुआ खानों का भी एहतमाम होता है, लोग एक दूसरे घर जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज का पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट है, हाँ। और आम आदमी का पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट है। उनके सेलिब्रिटीज़ ने तो वो तो 14 अगस्त के अलावा भी वीकेंड पे भी उनकी जो सिस्टम है वो सेलिब्रेशन जारी रहती है। सेलिब्रेशंस किसी ना किसी अंदाज में चलती रहती हैं, कोई लॉन्चिंग आ जाती है या कुछ भी किटी पार्टी आ जाती है। तो आप ये जो सेलिब्रिटीज़ है ना, ये 0.1% शायद हो, इससे भी कम इनकी तादाद होगी, लेकिन इनकी सेलिब्रेशन चलती रहती है। हमारी भी तो सेलिब्रेशन अपनी भी बात करते हैं एग्जैक्टली इनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। आम आदमी के लिए मुश्किलात बड़ी हैं इस यौम आज़ादी पे। बिल्कुल आमिर भाई की बात को मैं सेकंड करता हूँ, मुश्किलात लोगों के लिए हैं और मुश्किलात की वजह से थोड़ा मदम पड़ता है, लेकिन ये जश्न आज़ादी एक ऐसा है कि इसमें आप रोक नहीं सकते। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं, हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जरूर घर से भी निकलता है, फ्लैग भी लहराता है, कोई छोटा झंडा कोई खरीद सकता है तो छोटा खरीद लेता है, बड़ा एग्जैक्टली जो लोग डिस्करेज करते हैं खुशियां मनाने को, जैसे कि स्टेटस हमने बहुत सारे लोगों को देखे कि क्या आजादी, मैं तो ये कहूंगा क्या आजादी मनाई, जो आजादी मनाने के लिए जिसको नहीं ना, वैसे जिसको जो ये बात करते हैं ना हकीकी आजादी की, या जो ये बात करते हैं कि आजादी नहीं है, वो ना सिर्फ अपने आप को 1 दिन के लिए ना मकबूजा कश्मीर चले जाए और जाके इनको अंदाजा हो कि आजादी क्या चीज है। ऐसे ही ये जो बकवास शुरू करते हैं, इसके हरियाणा चले जाए, हिमाचल चले जाए, इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट देते हैं कि आजादी, और ये जाके वहां पे देखें, यहाँ पर आपको पता चलेगा बोलने जिस तरह मर्जी कोई चाह रहा है जिंदगी जी रहा है, और बहुत ज्यादा फर्क है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नवाफल की अदायगी को रूटीन बनाए, तो मेरा ख्याल है कि आपको महसूस होगा कि वाकई आजादी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जरूर मनाएं और उस पर तनकीद जितनी कम हो सकता है करें। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, आजादी से अपनी खुशी तो मनाने देना। अब हम चलते हैं अपनी जो हमारी एक सालगिरह थी, हमारी जो खुशियां डबल हुई थी, कल हमने सारा दिन कल ट्रांसमिशन भी किया है, केक कटिंग तकरीब हुई है ऑफिस में, तो उस हवाले से क्या कहेंगे। 15 साल कामयाबी के माशाल्लाह सिटी 42 ने मुकम्मल किए हैं, और दुआ तो यही है कि आगे भी अल्लाह ताला ऐसी कामयाबियां देता रहे। तो ये पूरी टीम की जो काविश थी ना, जिसकी वजह से हाँ इंशाल्लाह, और पूरी टीम की एक वो काविश थी जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचा सिटी 42, और साथ ही साथ लाहौरियों की मोहब्बत कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखिए सिटी 42 के हवाले से तो हर कोई जानता है कि, और सिटी 42 को बहुत सारे जो लोग हैं जो मतवसत तबका है, जिनकी एक्सेस नहीं है सरकारी दफातर तक या हुक्मरानों तक, वो इसको निजात दहिंदा समझते हैं, अपने मसले को हाईलाइट करवा कर हल करवाने की तरफ एक कदम, पहला कदम होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे हल भी होते हैं, यानी कोई बिजली का इशू है, कोई सीवरेज का इशू है, या स्ट्रीट लाइट्स का कोई इशू है, रोड की अभी भी हमारे रूटीन में फलां एरिया में रोज आप देखते होंगे पैकेजेस चलते हैं कि वहाँ की सड़क खराब है, तो वो भी रिपोर्ट होती है। तो सिटी चैनल और कम्युनिटी चैनल का यही काम होता है कि लोगों के बुनियादी जो इश्यूज हैं वो उनको हाईलाइट करें, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि सिटी 42 ने एक अपना जो सिक्का भी जमाया है और मनवाया अपने आप को, और इसकी एक जो एक्नॉलेजमेंट है वो ना सिर्फ निजी सतह पर बल्कि सरकारी सतह पर भी इसकी एक्नॉलेजमेंट है। हर जगह पे मॉनिटरिंग अल्लाह का शुक्र है वो होती है, और एक टिकर
जो चलने, आपने कभी ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरें इस तरह नहीं पढ़ी होंगी जिस तरह से जैसे अब पढ़ी हमारे जाती यहाँ आपको मिलती है, everybody और knows आपको पता everybody चलता है because of कि City कौन 42 सा ऑफिसर कहाँ है, कहाँ किस पे ग्रेड है। का ऑफिसर है, हाँ। कहाँ कहाँ रहा है। तो आपको ये छोटी सी 4 लाइनों की 4 टिकट्स जब चलते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो आपको एक खाका, अगर जो भी देखने वाला हमारा व्यूअर है तो उसको वो इल्म होता है। तो ये और फिर कनेक्शन बिल्ड किया है हर उस अफसर के और ये अवाम के दरमियान, जो Exactly. लाहौरियों के दरमियान कनेक्शन बिल्ड हुआ है, उसका जो ब्रिज है ना वो सिटी 42 है। आमिर भाई, हम फुटेज देख रहे हैं, वजीर आला कल हमारे ऑफिस में थे और केक कटिंग तकरीब हुई है, आप साथ हैं, होस्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे उस टाइम आपकी फीलिंग्स थी, कैसा आपको महसूस हो रहा था? 15 साल मुकम्मल। देखिए, ऐसा फील हो रहा था जैसे 15 साल अदारे को तो हुए, 15 साल मुझे भी हुए। और मैंने वज़ीर आला साहब से सवाल भी किया कि ये 15 सालों का सफ़र कैसा रहा, तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया, आप भी तो इन 15 सालों में साथ थे, आपको भी पता होगा। तो ये वो सफ़र है, इसमें हमने गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, बारिश, सब कुछ देखा। ऐसे हालात भी देखे जिसमें लगता था कि शायद सरवाइव ना कर पाएंगे, लेकिन टीम ऐसी थी जो अपने कैप्टन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। और उन्होंने जैसे भी हालात थे, कैप्टन भी अपनी टीम को छोड़ने को कभी तैयार नहीं नहीं था। हुआ नहीं, लेकिन जब वो हालात थे तो उस वक्त टीम की जरूरत थी कैप्टन को। जब हालात अच्छे हुए तो आज कैप्टन भी छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। ऐसे ही है, ये दोनों के ऐसा कम्बिनेशन है, या ऐसी आप समझे एक सांझ है इस इदारे के साथ कि इसकी लॉयल्टी में ना इसके मालिक का कुछ कमी बेशी आती है, ना उसकी टीम की कमी बेशी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह राव साहब भी आए, राव साहब को 10 साल हो गए यहाँ पे, एक डेकेड, एक पूरा 10 साल अरसा है। बाल पूरे तो थे। मुझे बताएं, ऐसा ही है। क्या यहाँ क्या सब आके बूढ़े हुए बड़े हुए यहाँ काम करने वालों को बेशुमार ऑफर्स भी आती है, वो सच्ची बात है ना, करनी चाहिए, ऑफर्स भी आती हैं, लेकिन एक ऐसा आप समझे मोहब्बत का रिश्ता है, एक ऐसी जंजीर है जिसमें सब जकड़े हुए बहुत हैं। खूबसूरत कनेक्शन है, एक और- फैमिली फील होता है आपको, ऐसा लगता है जैसे आप एक घर से निकल के दूसरे घर में ये आ रहे मैं हो। कहता हूँ कि जो सिटी आपको हमारा फैमिली की असीरी जो है, फैमिली लिखा ये जाता है। आज़ादी से बेहतर है, यानी इसकी असीरी जो है वो इसकी आज़ादी से बेहतर है। और यहाँ पे कुछ लोग गए भी, मैंने उन्हें रोते हुए जाते देखा, ऐसा ही और कुछ लोगों को ऑफर थी, मैं आपको एक एंकर्स का नाम नहीं बताऊंगा, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्तों मेरे पास बैठ के आंसुओं के साथ रोया करती थी कि मुझे इतनी बड़ी ऑफर है लेकिन मैं जा नहीं सकती। जब मैं कहता था जा, कहती नहीं जा क्योंकि मोहब्बत है ना, और वो देखिए क्यों पैदा होती है जब ये वो लिंक है जो शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि नहीं, मेरे 2.5 साल working- जर्नलिज्म के सफर में मैंने 10 साल अखबार में भी काम किया, खबर ने कल भी आपको जी, बताई थी बिल्कुल। बात, खबरें में भी काम किया, यहाँ मुझे 15 साल हो गए। तो ये इस तरह की एफिलिएशन आपको किसी इदारे में किसी वर्कर के साथ, किसी वर्कर को किसी इदारे के साथ नहीं मिलती है। देखने को नहीं हाँ, मिलेगी। नहीं मिलती वर्किंग एम्बियंस भी है ना, रिस्पेक्ट है, Respect है सभी एक कुछ दूसरे है, की। और सैलरी बेशक थोड़ी कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम लोग। जरा आवाज जरा वो इतना बुलंद करें, धीमी है आपकी ऐसे आवाज। ये धीमी ठीक है ये धीमी ठीक है। अच्छा, लेकिन वो रिस्पेक्ट है, आपकी डायरेक्ट एक्सेस है, एग्जैक्टली। सीईओ तक आपकी एक्सेस है, तो और आपको मतलब आप किसी नई जगह पे जाएंगे, फिर आप साल 2 आपको लगेंगे, आपका दिल ही नहीं करता, इसलिए तो सारे आपने लोगों इतना को- अरसा गुजारा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रिस्पेक्ट मिल रही है जिसकी बस वजह से- अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल एंड ऑल इज गुड, और इंशाल्लाह आगे भी गुड रहेगा। हमारी यही दुआ है कि जैसा कि ये 15 साल मुकम्मल हुए हैं, अल्लाह ताला हमें और आने वाले जो साल है इसी तरह सेलिब्रेट करने का मौका दे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है करप्शन केस में नैब लाहौर की बड़ी पेशरफ्त हुई है और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को हिरासत में ले लिया गया है। तो अब क्या होने वाला है आमिर भाई? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही को तो रखा था कि नक्शे अमन होगा, इसलिए डीसी के हुक्म पर उनको 15 दिन के लिए जेल में रखा गया था, अडयाला जेल में थे। लेकिन उसके बाद कल उनकी आज़ादी का दिन था, कल वो 15 दिन मुकम्मल होने वाले थे, और कल वो मेरे ख्याल है बड़े शादा और खुश हो के बाहर निकले होंगे। तो बाहर नैब उनका इंतजार कर रही थी। 1 अरब से ज़ायद के वो पैसे हैं जिसका केस है, तो अब चौधरी साहब को वो भुगतना पड़ेगा। तो इनके पास क्या ऑप्शंस हैं अब?
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नैब के पास आ गया, नैब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगा। ना करे, इंज ना करो। नहीं वो जाएंगे। नैब से पहले उनके पास ऑप्शन थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उन्होंने नहीं की। नहीं उनके पास प्रेस ऑप्शन है। अब उनके पास ऑप्शन यही हाई कोर्ट में जाएंगे अमीर भट्टी साहब के पास। हाँ, वहाँ पे केस होगा, लेकिन नैब के काम उस तरह से कोर्ट से अमीर भट्टी साहब, बचत हो अमीर भट्टी साहब, हाँ, जस्टिस अमीर भट्टी, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे जाने से पहले ही नैब जो है उसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है, और आप उनकी तहवील में है, देखें वो 1 अरब से ज़्यादा का मामला है करप्शन का। अब ये वो लोग हैं जो नैब कवानीन के हवाले से 90 रोज़ तक का रिमांड की जो कानून था उसके खिलाफ, नहीं उसके खिलाफ थे ये लोग, और जब उसको ख़त्म करके 14 रोज़ तक सिर्फ रिमांड रखा गया। जब कत्ल के मुकदमे में 14 रोज़ रिमांड हो सकता है, डकैती के मुकदमे में, दहशतगर्दी के मुकदमे में 14 रोज़ रिमांड हो सकता है, तो नैब का जो मुलजिम होगा जिस पर इल्ज़ाम है, अभी तो इल्ज़ाम है ना जी, और वो 90 रोज़ तक अंदर रहेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, और ये 90 रोज़ तक आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 14 रोज़ का रिमांड इनका होगा, और उसके बाद फिर ये जुडिशल होंगे, और बहरहाल वो केस अगर बनता है, लेकिन केस इनके ऊपर, केस तो बनता है, केस इनके ऊपर ये है कि जो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में तरक्याती कामों के हवाले से फंड्स रिलीज़ किए गए, और यकमुश्त फंड्स रिलीज़ किए गए जिसमें फज पेमेंट्स हैं, जिसमें इनके दस्ते रास्त पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की एक स्टेटमेंट भी है कि फज पेमेंट्स बहुत ज़्यादा की गई हैं। यानी ये जो इसका हुजम है पूरे तरक्याती बजट का, जो इन्होंने 5.5-6 माह में वहाँ पे खर्च किया है, उसका हुजम तकरीबन 123 अरब रुपए से 127 अरब रुपए तक का है, और सारी रकम एडवांस में दे दी और गई। इसमें तमाम तर जो फंड्स थे वो रिलीज कर दिए। जो कानून है वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसकी पार्शियल पेमेंट्स जो है वो की जाती हैं, ताकि साथ साथ काम हो और बिल देता जाए कॉन्ट्रैक्टर, और वो लेता भी जाए। 30% काम होगा तो 25% ज्यादातर इनको रनिंग बिलिंग कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर वसूल करते हैं। लेकिन जो इस केस में पेमेंट्स की गई हैं वो पेमेंट्स कर दी गई हैं, काम हुआ या नहीं हुआ वो अल्लाह जाने और बशीरा जाने, तो वो हिसाब है। और अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। जनाबे मोना सलाई साहब तो वहाँ पे सुकून से स्पेन में या किसी भी जगह पर बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, अपने बाप को मुश्किलात में डाल के, और बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वो है, क्योंकि उनके दस्ते रास्त पता नहीं क्या पी रहे हैं भाई, वो क्या पी रहे हैं हमें क्या पता। उनके दस्ते रास्त जो है वो भी अब जो सलाखों के पीछे हैं, और उन्हीं की निशानी पर ये फर्दर ये इस मुल्क में अमित भाई, इस मुल्क में गवाह शुआ मैटर नहीं करते। शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज और के खिलाफ कितने गवाह थे, इसहाक डार का अपना बयान था, वो कहाँ गया। तो यहाँ पे ये चीजें सारी ऐसे चलती हैं। थैंक यू सो मच आमिर रजा और आदिल शाह हुसैन हमारे साथ थे। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक पर, और हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और एक चैम्पियन है, और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, क्योंकि कल 14 अगस्त का हमने पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस की जश्न आज़ादी के हवाले से, और जो हमारा पैट्रियटिज़म है वो इस वक्त उरूज पर है, और ये वो हमारे साथ स्टार हैं इस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है ना वो बाहर रोशन किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम उनकी वजह से हुआ। किस तरह से उनके इस सफ़र का आगाज़ हुआ, क्या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। अरशद नदीम, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कमिंग टुडे। और बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, और जो पाकिस्तान के नौजवान हैं आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी अचीवमेंट्स तो भी आएंगे, वो भी ऑब्वियसली सब जानते हैं, लेकिन जो सफ़र का आगाज़ था बचपन से, मतलब आप इस तरफ एक एथलेटिक्स की तरफ, या आपको कैसे पता चला कि मुझे खेल का शौक़ है, वो शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मेरे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मेरा स्पोर्ट्स का आगाज़ इस तरह शुरू हुआ कि मैं वैसे बेसिकली क्रिकेटर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली,
और उसके बाद फिर मैं 2012 में जो है ना वो एथलेटिक्स में आया, क्योंकि बड़े भाई गेम करते थे और कहते थे आपकी क्रिकेट में माशाल्लाह इतनी मेहनत है। अच्छा, तो आप तो ऐसा करें। स्टार्ट आपने क्रिकेट से किया था? क्रिकेट से किया। अच्छा, तो इसलिए आपको पता है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें अक्सर ही जब मैं अपनी टीम की तरफ से खेलता था तो मेरी उसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी होती थी। तो भाई बड़े वो एथलेटिक की गेम करते थे, वो कहते आप एथलेटिक्स में आए। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में आए, और साथ मेरे जो मेरे बेसिक के उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनका मियां चनू से तल्लक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में माशाल्लाह मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। उसमें आप समझ लें कि 4 थ्रोज आ जाती हैं और 3 मैंने जंप्स किए हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने 100 टू 100 रेस भी भागी। तो इसी तरह मेरा फिर आगाज़ शुरू हुआ तो 2012 से स्कूल एथलेटिक्स में लेवल से। जब कोई भी एक खिलाड़ी है वो जाता है तो ये डिफरेंट गेम्स में दे कैन टेक पार्ट, जेवलिन थ्रो मतलब बेसिकली यू आर दैट ओके, लेकिन उसके अलावा रेस भी में भी परफेक्ट होना, फिर जंप में भी परफेक्ट होना, तो ये सारा कुछ कैसे आप वो मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पहले तो एथलेटिक्स जो है इसको गेम्स बोला जाता है, उसमें आगे इवेंट्स आ जाते हैं। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया कि थ्रोज हैं और जंप्स हैं, वैसे मैंने साथ रेस भी की हुई है। तो ये सारे इवेंट्स मिला के इसको एथलेटिक्स गेम बोला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टैलेंट था और टैलेंट है भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह जारी रखूँगा। तो वैसे मैंने क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी खेली है, मैंने कबड्डी भी अल्हम्दुलिल्लाह खेली है, बहुत सारी गेम्स मैंने की हैं। तो फिर जो मेरे भाई थे और मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में इसमें आप तो आगे जा आपकी सकते हैं। फैमिली में बेसिकली जो था उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको ये आइडिया जो था वो वहाँ जी से बिल्कुल आया? ऐसे ही है। तो आपके भाई भी क्रिकेट ही खेलते थे? वो भी क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। तो वही ना, जो शौक आप देख के बच्चे जैसे पैदा होता है कि अच्छा जी, ठीक है बिल्कुल बड़े ऐसे ही। भाई हैं या कोई खेल रहा है, तो फिर आपका इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप होता है। तो फिर उसके बाद आप इसमें आए, फिर आपकी क्या वो ऐसी रूटीन होती थी जब आप खेलों में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता आप नेशनल लेवल पे खेलने लग गए, फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लग गए, तो वो क्या पॉइंट था? पहले तो रूटीन की तरफ आऊँगी, फिर वो क्या पॉइंट था जब आपको पता चला कि अब आप इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट लेने जा रहे हैं, तो वो फीलिंग्स कैसी थी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2012 से मैंने ये स्कूल लेवल से स्टार्ट की थी। अच्छा। जो मेरे टीचर थे उन्होंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया ही, तो मैंने आप समझ लें कि स्कूल लेवल से स्टार्ट की, तो और साथ साथ जैसे आप तहसील लेवल पे खेलते हैं, फिर डिवीज़न पे, फिर आगे इंटर बोर्ड हो जाता है। पंजाब लेवल पे मैंने यूथ फेस्टिवल भी अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ है। अच्छा। जैसे मैंने ऑल पंजाब विन किया, तो आगे फिर 2015 में मैं वापडा में आ गया, लेस्को में। तो वहाँ से मेरा जो है इंटरनेशनल जो है ना गेम का आपको चांस आगाज़ शुरू मिला। हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि मैं इंशाल्लाह जो ना वो आगे बढ़ सकता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका करेज भी बढ़ता गया, जैसे जैसे आप जीतते गए तो वो ऑटोमेटिकली एक जैसे होता है ना रास्ता खुलता गया। जी बिल्कुल तो ऐसे। अल्लाह ताला की तरफ से होता है और आपके यकीनन माँ बाप की दुआओं से ही होता है। तो आपकी वो जो रूटीन होती थी, ऑब्वियसली आप स्कूल में जैसा कि कह रहे हैं, तो ट्रेनिंग कितनी सख्त होती थी और ट्रेनिंग क्या होती थी, कितने घंटे आप देते थे एक दिन में? स्कूल में देखा जाए तो उस वक्त तो इतना ट्रेनिंग का नहीं पता था, बस अपने तौर पे कर ली। और मेरे जो उस्ताद थे रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने फिर थोड़ा सा बताया कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं। और मेरे ख्याल में दिन में मैं एक दफ़ा करता था, एक टाइम ही करता था, शाम को ही। बस तो 2-3 घंटे लगा लिए रोज ये के? 2-3 घंटे लगा लिए। तो उसी तरह फिर बढ़ता गया, फिर आगे आ गया। फिर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो मुझे 2015 में आके फिर वापडा में मिली। तो उन्होंने फिर बताया कि फिर हम सुबह और शाम जो है ना वो ट्रेनिंग करते थे। सुबह का मेरा सेशन होता था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का, और शाम को 2.5 से 3 घंटे का। फिर पता चला कि ये ट्रेनिंग होती है, तो आपने फिर ये चीज़ें जो ना तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है ना, आपको अपने खाने पीने में चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। क्या हाँ ये रहा जी है बिल्कुल आपके ऐसे ही है। स्कूल लेवल पे तो इतना नहीं था कि आपने डाइट क्या लेनी है, आपने टाइम कैसे देना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो जैसे मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो उसके बाद फिर जो मुझे कोच मिले फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने फिर बताया कि ये ट्रेनिंग है और इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, हाँ। ये करना है, वो इतना करना है। स्लीप साइकिल होना चाहिए, हाँ इस जी, तरह बिल्कुल। करना है, खाना पीना ये चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि सेहत जी, पर बिल्कुल असरअंदाज ऐसे हो ही। सकती हैं। तो आपने माशाल्लाह जो अचीवमेंट्स हासिल किए, हम उनकी तरफ आते हैं। आपने 2 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरी जो दुनिया है वो आपको वर्ल्ड चैम्पियन हैं आप जेवलिन थ्रो में। तो इसके अलावा आपकी और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, अगर अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो जब मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की तो 2015 से अभी 2023 जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 मेडल्स हैं माशाल्लाह। इंटरनेशनल।
और मैंने तकरीबन 10 दफ़ा जो है पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और जो मेरे 8 मेडल्स हैं उसमें 4 जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हैं, और उनके साथ साथ जो जिस भी गेम में मैंने गोल्ड जीता है उस गेम का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और 4 मेरे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया था जो टोक्यो 2020 में हुई थी। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। तो सबसे अचीवमेंट तो ये मेरी जो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता और उन गेम्स का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। बिल्कुल। और अब फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब अब को दोबारा से चैंपियनशिप आने वाली जहाँ पे आप आज बिल्कुल अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है हंगरी में, और इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ 20 अगस्त को। अच्छा। और 25 अगस्त को मेरा क्वालिफाई राउंड है और 27 अगस्त को जो है वो मेरा फाइनल है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। उम्मीदें आपसे ही जुड़ी हैं पूरे पाकिस्तान की, और यकीन है पूरे पाकिस्तान की कौम को आप पे, जिस तरह से पहले आपने माशाल्लाह नाम रोशन किया है, आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि टैलेंट है और वो नज़र आता है, वो बोलता है। हुकूमती सतह पर आपको किस तरह से, क्योंकि स्पोर्ट्स में उस तरह से जैसे स्पोर्ट होना चाहिए हुकूमत का मिलता नहीं है, तो आपके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने हेल्प तो की है, लेकिन जैसे हमें वर्ल्ड लेवल पे फैसिलिटीज़ मिलती है उस तरह की तो नहीं मिल रही मेरे ख्याल में। अगर हमारे अभी देखेंगे हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो एथलेटिक का ग्राउंड नहीं है। जैसे क्रिकेट के हर बिग सिटी में एक भी ग्राउंड नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है एथलेटिक का। मेरे ख्याल में अगर एथलेटिक का ग्राउंड हो तो मसला हमारे जो प्लेयर्स हैं एथलेटिक्स में एशिया लेवल तक तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अगर ग्राउंड मिल जाए और फैसिलिटीज़ अगर वर्ल्ड लेवल की मिल जाए तो उम्मीद है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उम्मीद है कि हम मेडल भी जीत सकते हैं। बिल्कुल, जो टैलेंट होता है उसको नर्चर भी तो करना पड़ता है, और वो सबसे पहले तो आपको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें, लेकिन उसके बाद हुकूमती सतह पर ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो टीम के साथ आपको अपने खिलाड़ी को बाहर भेजना है, इज़्ज़त अफजाई करनी है, तो वो एक हुकूमत का ही जिम्मेदारी बनती है। घर पे आऊँगी, आपकी फैमिली की तरफ आऊँगी, माशाल्लाह दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। कैसा था जब आप गोल्ड मेडल लेके वतन वापस पहुँचे, तो लोगों से आपको कैसा प्यार मिला? आपके जो दोस्त थे बचपन से जो आपके साथ थे, उनका बिहेवियर क्या आपके साथ चेंज हुआ? आपको वो नाम मिलने के बाद फिर आपकी फैमिली को किस तरह से महसूस हुआ? आज बिल्कुल ऐसी है। जब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी होप थी कि मैं मेडल जीतूं, लेकिन वो कहते कि किस्मत में नहीं था। उसके बावजूद भी जब मैं वापस वतन अपने वापस पाकिस्तान आया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज़्ज़त, मोहब्बत दी। तो तब से फिर बच्चे से लेकर बूढ़े तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे इज़्ज़त देने लगे, चाहने लगे। तो उसके बाद फिर मुझे होप हुई कि यार नेक्स्ट टाइम जो कंपटीशन आ रहा है ना उनके लिए मैंने इंशाल्लाह मेडल जीतना है। तो ये लोगों का प्यार देख के अपने आपके वालिदैन के कैसे उस वक्त जज्बात थे जब आप मेडल लेके वापस आए? क्योंकि हमने फुटेज भी देखी, आपकी वालिदा थी और बहुत खुश थी। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि गांव के रहने वाले तो आपको पता है कि जब इस तरह की बड़ी अचीवमेंट अल्लाह ताला उनको दे जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में नाम हो तो गांव में तो छोटी सी एक बात होती है तो वो फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया, तो फिर गाँव वालों के जो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत थी, उनकी चाहत थी, प्यार था, वो देखकर और भी मुझे खुशी हुई कि यार मैं इस लेवल तक मैंने अचीवमेंट की है। तो गाँव वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान ही बड़ा खुश था। तो यही एक जज्बात होते हैं खिलाड़ी के लिए कि उनको हौसला अफजाई जितनी एप्रिसिएशन मिलेगी उतना ही दिल करता है दोबारा से मेहनत करने का, आगे आने का। तो हमें ये बताएं कि थ्रू आउट योर करियर इन दिस फील्ड, मतलब आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? क्योंकि सपोर्ट तो आपने कहा है कि आपके भाई की तरफ से आपको उस्ताद भी मिल गए, आपको ट्रेनिंग भी अच्छी मिल गई, तो लेकिन जहाँ पे आपको मसाइल पेश आए तो क्या क्या इश्यूज थे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इशू तो बहुत सारे थे, अभी भी चल रहे हैं। अभी जो है सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं, मेरे कोच हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रेनिंग करवाई। तो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल जीता और रिकॉर्ड भी किया। तो उसके साथ साथ एथलेटिक फेडरेशन का बड़ा रोल रहा है, उन्होंने बड़ा अफोर्ड किया। तो मेरे ख्याल में जैसे एथलेटिक फेडरेशन हेल्प कर रही है, मुझे ट्रेनिंग कैंप दे रही है, तो इसी तरह मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ दे, ताकि आगे जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं, और आगे अभी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए, उसके बाद एशियन गेम्स है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो बड़ा टारगेट है वो
ओलंपिक्स का है सही। जो पेरिस में और ये 2024 में। सही। तो मेरे ख्याल में अभी 1 साल पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ दे ताकि मेरे जैसे और भी माशाल्लाह काफ़ी एथलीट्स हैं। बिल्कुल बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बच्चों में आप देखते हैं नौजवान जो हैं वो पार्ट लेना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल ऐसे फिर ट्रेनर्स तो दूर की बात आ जाती है, जब ग्राउंड ही नहीं होगा जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है हम कहाँ जाके इसको इन्हेंस कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो उनके लिए आपका एक क्या मैसेज है कि किस तरह से वो आगे आ सकते हैं, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाएंगे? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो जैसे मैंने तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने मुश्किलों का सामना किया है इस तरह हमारी जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, वो मुश्किलों का सामना करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ग्राउंड दिए जाएं, और अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल का जैवलिन भी नहीं है, तो अगर ये चीज़ें हमें मिल जाए तो मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया हूँ इस फेज़ से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, वो इस फेज़ से ना गुजरे। तो आपको जब इस तरह लोग आपको पहचानते हैं, मैं फिर आपसे जानना चाहूँगी कि वो कैसी फीलिंग होती है आपकी, और जैसा आपने वो मेडल्स जीतना शुरू किए और आपको ये अचीवमेंट्स मिलना शुरू हुई, अल्लाह ताला ने आपको सक्सेस देना शुरू की, तो उस वक्त जो जज्बात होते थे तो उसने आपको किस तरह से पॉलिश किया इन लाइफ एज अ पर्सन? बिल्कुल, जैसे भी अभी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं, और अक्सर तो मैं मास्क लगा के बाहर निकलता हूँ, तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग लोग आगे जो है सेल्फी मुझे लेने लग जाते जी हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह साथ। सेल्फी लेते हैं। तो वो चीज़ें देखकर और भी जज्बा आता है कि यार मैं और मेहनत करूँ, और जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी नेक्स्ट जो आ रही है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मैं मुकम्मल फिट रहा तो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूंगा। अल्लाह ताला आपको फिट भी रखे, और हमारी दुआ है कि आप जीत कर वापस आएँ और पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन आगे इन फ्यूचर भी करते रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम। एथलीट अरशद नदीम थे आज हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है उन नौजवानों के लिए जिनके लिए वसाइल तो थोड़े कम होते हैं, और लेकिन उनका जो जज्बा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है जिससे वो आगे आ सकते हैं। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं आपके मोस्ट फेवरेट सेगमेंट की तरफ, बर्थडे। तो देखते हैं आज किस किस की बर्थडे है। शाह खालिद, मोहम्मद साइम, जैनब अली, अहमद अब्दुल्ला, शेख रजा, मीरब और मिशाल हैं जिनकी बर्थडे है। तो मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कल इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।